तो गाइस क्योंकि आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए मैं आप सबके लिए एक और लुकिज्म के ऊपर थ्योरी वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में जो आपके मन में चलते हैं। और मुझे कैसे पता चला कि आपके मन में क्या डाउट्स चलते हैं? वो ऐसे कि मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े होते हैं और इंस्टाग्राम में जो आप मुझे मैसेज करते हो वो देखे होते हैं। और देखो, भले ये एक थ्योरी वीडियो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा फैक्ट्स के साथ इस वीडियो को समझाने की। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बोल दूंगा, क्योंकि वैसे भी इंटरनेट पे आजकल लुकिज्म को लेके लोग कुछ भी बोलने लगे हैं। और ये बात मुझे इंस्टाग्राम में ही मैसेज करके काफी सारे लोगों ने बताई है। तो खैर, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जैगियोन ना के बारे में, यानी कि किंग ऑफ इंचियोन। तो गाइस, किंग ऑफ इंचियोन को लेके मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि जो कपड़े किंग ऑफ इंचियोन ने उस समय पहने थे जिस वक्त वो श्योंगजी को बचाने के लिए आया था, वही कपड़े जूनगो किम ने उस समय पहने थे जिस वक्त वो शिनू हान को मारने के लिए गया था, यानी कि उससे फाइट करने के लिए गया था। साथ ही साथ में गो और किंग ऑफ इंचियोन का एक बॉडी मूवमेंट भी हमें काफी ज्यादा सेम दिखता है, जिसमें वो गुड बाय बोल रहे होते हैं, यानी कि जा रहे होते हैं। और इस चीज से लोगों के मन में ये सवाल उठना कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, ये बिल्कुल जायज है। मतलब ये सवाल तो हर किसी के मन में उठेगा ही। और अगर हम नॉर्मली बात करें, ज्यादा डीप में ना जाके, तो हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि जूनगो और किंग ऑफ इंचियोन शायद एक दूसरे को जानते होंगे, क्योंकि शायद वो आपस में कपड़े शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे कि जूनगो कभी कभी गन या मजाकी के भी कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही शायद वो किंग ऑफ इंचियोन के भी कपड़े पहन लेता होगा। तो ये तो थी एक नॉर्मल सोच, जो कि सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने के लिए, कुछ ऐसी चीज बताने के लिए जो बहुत कम लोगों ने नोटिस करी हो। तो देखो भाई लोग, जूनगो पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। यानी कि जूनगो ने जब किंग ऑफ इंचियोन जैसे कपड़े पहने थे तब वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था। दरअसल जूनगो किम ओजी डैनियल जैसे कपड़े भी पहन चुका है, लेकिन पार्क टेजुन ने ये हमें बहुत ही ज्यादा सफाई से दिखाया था, जिससे कि बहुत कम लोग उस चीज के ऊपर नोटिस कर पाए। जैसा कि मैं स्क्रीन के सामने आपके सामने दो फोटो रखूंगा, एक जूनगो किम की और एक ओजी डैनियल की, और आप साफ साफ देख सकते हो कि उन दोनों के कपड़े भले ही अलग हैं, कलर अलग है, लेकिन डिजाइन सेम है। यानी कि उन दोनों के कपड़े में जो चीज बनी है वो बिल्कुल सेम है। साथ ही साथ में एक बार जूनगो किम ने तेजिन चौन के डिजाइन वाले कपड़े भी पहने थे, यानी कि एक बार तेजिन ने जो कपड़े पहने थे उसके ऊपर जो डिजाइन था वही डिजाइन हमें जूनगो किम के कपड़ों में भी देखने को मिलता है। यानी कि पार्क टेजुन बस कपड़ों की थोड़ी सी अपीयरेंस बदल देता है, कलर वगैरह बदल देता है, पहनने का तरीका बदल देता है, बट वो भी एक इंसान है, इतने सारे कपड़े वो डिजाइन कहाँ से करेगा? इसलिए कई बार उसको दो लोगों को सेम कपड़े पहनाने पड़ जाते हैं। और जो जूनगो किम ने किंग ऑफ इंचियोन जैसी जैकेट पहनी थी, भले ही किंग ऑफ इंचियोन ने भी वैसी ही जैकेट पहनी थी, लेकिन उसके पहनने का थोड़ा सा ढंग अलग था, क्योंकि किंग ऑफ इंचियोन ने जैकेट के साइड में कुछ टांग भी रखा था। और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जूनगो किम और किंग ऑफ इंचियोन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, मतलब वो एक दूसरे को ना जानते हो, ये बस एक इत्तेफाक हो कि उन्होंने सेम कपड़े पहने थे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कभी कभार दो लोगों को सेम कपड़े पहनाने पड़ जाते हैं, बट पार्क टेजुन का कुछ भरोसा नहीं, वो आगे जाके इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी हमें दिखा सकता है। तो खैर, ये तो थी छोटी मोटी बात, लेकिन अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही रेयर लोग होंगे जिन्होंने नोटिस करी होगी। और तुम्हें कसम है, बिल्कुल सच सच बताना कि तुमने पहले ये चीज नोटिस करी थी या फिर नहीं। तो देखो, जैसा कि हमें पता है, जेम्स ली ने काफी सारे किंग्स के बॉडी पार्ट्स लिए हैं, जैसे टेसो मा की आंख और गोंगशॉप जी की टांग। लेकिन क्या जेम्स ली ने किंग ऑफ इंचियोन का कोई बॉडी पार्ट लिया था? तो देखो, हमें किंग ऑफ इंचियोन की बॉडी को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी बॉडी पार्ट का कोई हिस्सा किसी ने लिया हो, मतलब कि जेम्स ली ने उसकी बॉडी पार्ट का कोई हिस्सा लिया हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है, और वो ये कि मुझे लगता है कि किंग ऑफ इंचियोन की पहले किसी बहुत ही खतरनाक बंदे के साथ फाइट हुई थी, जिसने किंग ऑफ इंचियोन की एक उंगली काट के अलग कर दी थी। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं तुम्हें रीजन भी दूंगा, ऐसे नहीं कि बस इमेजिनेशन से कुछ भी बोल दूं। देखो, जब किंग ऑफ इंचियोन चेओनल्योंग में आया था, तो उस वक्त अगर तुम ठीक से नोटिस करोगे तो हम उसकी एक उंगली में देख सकते हैं एक निशान है, और ये निशान बिल्कुल वैसा ही है जैसा श्योंगजी युग की उंगली में हमें देखने को मिला था जब उसकी उंगली कट गई थी और उसे वापस से जुड़ा दिया गया था। बट श्योंगजी युग की जो उंगली जुड़ी थी वो नई नई जुड़ी थी, इसलिए उसका जख्म गहरा दिख रहा था। बट किंग ऑफ इंचियोन की उंगली जुड़े हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया होगा, इसलिए उसका जख्म ज्यादा गहरा नहीं दिख रहा है हमें। और इस चीज को और पक्का करने के लिए कि इस बंदे की किसी ने उंगली काटी थी और किंग ऑफ इंचियोन की उंगली में जो निशान है वो बस एक इत्तेफाक नहीं है, ये जानने के लिए हमें वो वाला सीन देखना पड़ेगा जिस वक्त किंग ऑफ इंचियोन पहली बार ओजी डैनियल से मिला था। और उस समय हम देख सकते हैं किंग ऑफ इंचियोन की जिस उंगली में वो निशान था, उस उंगली में उसने एक रिंग पहन ली होती है, और मोस्ट प्रोबेबली उसने वो रिंग इसलिए पहनी होगी ताकि उसका वो निशान छुप सके। तो देखो, मैंने पूरे रीजन के साथ आपको बताया कि किंग ऑफ इंचियोन की उंगली पहले हो सकता है कि किसी ने काटी हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जेम्स ली तो वो इंसान नहीं हो सकता जिसने उसकी वो उंगली काटी थी, क्योंकि किंग ऑफ इंचियोन की उंगली में निशान तब से है जब वो जेम्स ली से मिला भी नहीं था। और मुझे सच सच बताना, ये चीज आप में से किसने
नोटिस करी थी और किसने नहीं करी थी। तो ठीक है, अब वीडियो में और आगे बढ़ते हैं कुछ और दिलचस्प बातें जानने के लिए। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे श्योंगजी युग के बारे में। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि श्योंगजी युग को दिखाया जा रहा है कि वो लुकीसम में मर चुका है, जो कि बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था वो समुद्र में डूब चुका था। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो उसके गले में आखिरी में चेन लिपटी थी, उस चेन के कुछ हुक्स काफी ज्यादा ढीले थे। और ये चीज तो मुझे इंस्टाग्राम में भी काफी सारे बंदे पहले ही बोल चुके हैं। और इसी वजह से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि श्योंगजी युग मरा नहीं होगा। और इस थ्योरी के मुताबिक कोई श्योंगजी युग को बचाने के लिए आया होगा। और वो कोई कौन होगा, इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो जिन्मू जिन हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। इस बारे में हम श्योरली कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उस वक्त श्योंगजी को कोई बचाने के लिए आएगा तो चेन रुकावट नहीं बनेगी श्योंगजी को बचाने के लिए, क्योंकि चैन को अगर कोई थोड़ा सा खींचेगा तो वो टूट सकती है और कोई श्योंगजी को बचा सकता है। इसलिए श्योंगजी के बचने के चांस यहाँ पे हैं। तो ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे शिनू हान के बारे में थोड़ी सी। तो देखो, शिनू हान को मैंने अपनी एक वीडियो में फर्स्ट जनरेशन का बंदा बताया था, लेकिन उस वीडियो में मुझे काफी सारे कमेंट आए थे कि शिनू हान फर्स्ट जनरेशन का नहीं है। मुझे काफी सारे भाइयों ने कहा था कि शिनू हान 1.5 जनरेशन का है, और ये बात पाक टेजुन ने खुद बताई है, जो कि मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने शिनू हान को फर्स्ट जनरेशन का बोला था, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि मैं बिना बात के बिना वजह के कोई भी बात नहीं बोलता। तो देखो, पाक टेजुन ने तो कह दिया था कि शिनू हान 1.5 जनरेशन का है, लेकिन वहीं हमें लुकीसम के ही एक चैप्टर में बताया गया था कि शिनू हान सेकंड जनरेशन का है। तो अब बताओ, मानवा में खुद ही कंफ्यूजन चल रही है कि शिनू हान 1.5 जनरेशन का है या फिर सेकंड जनरेशन का है। इसलिए मुझे खुद से फिगर आउट करना पड़ा कि शिनू हान असल में कौन सी जनरेशन का हो सकता है। और मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे लगा कि शिनू हान फर्स्ट जनरेशन का हो सकता है, इसलिए मैंने शिनू हान को फर्स्ट जनरेशन का कहा था। दरअसल शिनू हान फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे भी काफी ज्यादा एक्टिव था, लेकिन हमें ये बात सिर्फ बताई गई है, ये बात दिखाई नहीं गई है। और फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे ही शिनू हान की एक आंख में चोट भी लगी थी, और फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे ही वो जिचैंग क्वैक से भी मिला था। और ये बात भी हमें चॉनल्योंग वाले आर्क में साफ साफ बताई गई है। और ऊपर से जो शिनू हान है उसकी उम्र डैनियल लोगों से भी ज्यादा है और गन लोगों से भी ज्यादा है। और जो गन है उसको कहा जाता है कि वो 1.5 जनरेशन का है। और जो शिनू हान है उसकी उम्र लगभग जेम्स ली के बराबर है, वो लगभग जेम्स ली से एक आधा साल ही बस छोटा होगा। लेकिन गन और डैनियल लोगों से तो वो 2-3 साल ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में तुम ही बताओ यार, किसको नहीं लगेगा कि वो फर्स्ट जनरेशन का है, और इसी वजह से मैंने उसको फर्स्ट जनरेशन में रखा था। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इस वीडियो को लेके। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बिना सर पैर की कोई बात बोल दी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी डाउट क्लियर कर सकते हो। और अब इंस्टाग्राम में मुझे एक भाई ने कहा था कि उसने कोई वीडियो देखी थी कहीं पे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि यूआई मोड वाले काफी सारे लोग रहे होंगे जिनकी आपस में कभी फाइट हुई होगी। खास तौर पे यामाजाकीज और फिस्ट गैंग के लोगों के बीच में जब फाइट हुई होगी उस वक्त ऐसा कुछ हुआ होगा कि बहुत सारे यूआई मोड वाले लोग होंगे जिनकी आपस में फाइट हुई होगी। बट मेरे भाई, यूआई मोड कोई हलवा नहीं है, वो इतने सारे लोगों के पास नहीं होता, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। साथ ही साथ में किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि गैब्रियोंग किम और जेम्स ली के बीच में ज्यादा ताकतवर कौन है। तो देखो, इसके ऊपर डिटेल वीडियो तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा देता हूँ। मेरा यह मानना है कि गैब्रियोंग किम जेम्स ली से साफ साफ ज्यादा ताकतवर है, और इस बात की हमें एक जगह पे हिंट भी दी गई है। हमने देखा था जिस वक्त गन जेम्स ली से गैब्रियोंग किम की मौत के बारे में बात कर रहा था, उस वक्त जेम्स ली ने गन को कहा था कि मैंने उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं मारा था, यानी कि गैब्रियोंग किम को अकेले नहीं मारा था। और हमें पता है जेम्स ली ने किसकी मदद ली थी गैब्रियोंग किम को मारने के लिए, उसने मदद ली थी गीटे किम की। और अगर उस गैब्रियोंग किम को जिसने फाइट करना छोड़ दिया है, जिसकी तोंद आ चुकी है, मोटा हो चुका है, ऐसे में भी गैब्रियोंग किम को मारने के लिए अगर गीटे किम और जेम्स ली दोनों लग रहे हैं, तो यार यहाँ पे सवाल पैदा ही नहीं उठता कि जेम्स ली गैब्रियोंग किम से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसके ऊपर तो बहस करना भी बेकार है कि जेम्स ली ताकतवर है या फिर गैब्रियोंग किम, क्योंकि हमें लुकीसम में जो हिंट दी गई है उसमें साफ साफ क्लियर हो चुका है कि गैब्रियोंग किम ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ तक कि यूआई डैनियल को देख के जिन्यूंग पार्क को भी याद आ गई थी गैब्रियोंग किम की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जेम्स ली ने ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद जेम्स ली ज्यादा ताकतवर हो चुका था और फिर शायद वो गैब्रियोंग किम को हरा सकता था। लेकिन जरा ये भी तो सोचो, अगर गैब्रियोंग किम भी अपने प्राइम स्टेट में हो तो गैब्रियोंग किम को हराना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गैब्रियोंग किम को लुकीसम में टॉप का बंदा दिखाया गया है। वो एक ऐसा बंदा था जिसकी वजह से उसके एरा में बहुत ज्यादा शांति थी यामाजाकीज के आने से पहले तक। और एट लास्ट अब हम बात करेंगे डैनियल की 2 बॉडी के बारे में, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में करी थी, लेकिन वहां पे मैंने ज्यादा नहीं बोला था क्योंकि वो वीडियो मैनेजर किम की थी। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है मैनेजर किम और लुकीसम दोनों के दोनों सेम यूनिवर्स से हैं, यानी कि वो दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही कोरिया में रहते हैं। और मैनेजर किम मानवा में हमें जूनगो किम भी देखने को मिला है, जाइलंग भी देखने को मिला है, टॉम ली भी देखने को मिला है, यहाँ तक कि हल्की सी
झलक हमें गन पार्क की भी दिखी है। तो इससे तो साफ साफ ये बात साबित हो जाती है कि मेजर की मानवा से लुकिसम का मतलब कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और अब डैनियल की 2 बॉडी को क्रिएट किसने करा होगा, इतना खतरनाक बंदा कौन हो सकता है, इस बात की हिंट हमें मेजर की मानवा में बहुत ही बढ़िया करके मिलती है। देखो सीधी सीधी बात है, जिसने भी 2 बॉडीज को क्रिएट करा होगा वो कोई ऐसा ऐरा गहरा नत्थु गहरा बंदा तो होगा नहीं। तो ऐसे में कौन बाकी रह जाता है जो 2 बॉडी को क्रिएट करने का दम रखता है। लुकिसम में तो सिर्फ एक ही नाम हमारे सामने आता है, जो कि है जिनयूंग पार्क। अब कुछ लोगों ने ये थ्योरी पता नहीं कहाँ से सुनी थी, कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि जो यामाजाकी क्लैन है उसने 2 बॉडी के ऊपर काम करा होगा, यानी कि यामाजाकी ने एक्सपेरिमेंट करा होगा 2 बॉडीज के ऊपर। और इस बात से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यार कहीं पे भी एक हल्की सी भी हिंट नहीं दी गई है इस बात की। और बिना किसी हिंट के कुछ भी बोल देना, ये तो बस एक इमेजिनेशन है। और मैं बिना हिंट बिना रीजन के कोई भी थ्योरी आपके सामने नहीं रखता हूँ। हमें तो यामाजाकी क्लैन के बारे में भी ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, और इसलिए हम इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकते कि 2 बॉडीज का एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हुआ होगा। बट हमें जिनयूंग पार्क के बारे में पता है, वो एक कमाल का साइंटिस्ट है, इसलिए उसके ऊपर शक जाना कि उसने 2 बॉडीज को क्रिएट करा होगा ये तो बिल्कुल सही बनता है। इसके ऊपर तो कोई लॉजिक भी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमें मेजर की मानवा में भी एक बहुत ही बड़ी हिंट मिली है डैनियल की 2 बॉडी की। मेजर की मानवा के एक चैप्टर में हमने देखा था कि करीब 0 जनरेशन का भी पहले का समय होगा, जिस वक्त एक साइंटिस्ट हुआ करता था जो कि प्योंगयॉन्गचो का दोस्त था। और प्योंगयॉन्गचो कौन है उसको जानने के लिए आपको मेजर की मानवा देखनी पड़ेगी, वो बहुत ही खतरनाक बंदा था। तो देखो, जो साइंटिस्ट प्योंगयॉन्गचो का दोस्त था वो कोई ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं था। दरअसल वो साइंटिस्ट जिनयूंग पार्क से भी ज्यादा खतरनाक था। बल्कि इतना ही नहीं, वो साइंटिस्ट इतना ज्यादा पागल और इतना बड़ा जीनियस था कि वो भगवान बनना चाह रहा था। और इसीलिए उसने कई सालों तक इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको एक नई ऊंचाई तक लेके जाना चाह रहा था। और सोचो, जिस इंसान का गोल ही भगवान बनना हो, तो क्या वो 2 बॉडीज क्रिएट नहीं कर सकता? या फिर उसके दिमाग में ये बात नहीं आ सकती कि उसको 2 बॉडीज क्रिएट करनी है? या फिर वो कोई ऐसा सिस्टम भी क्रिएट कर सकता है जो कि हमें सोलो लेवलिंग मानवा में देखने को मिला था। मतलब कि जो साइंटिस्ट भगवान बनने की कोशिश कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें मेजर की मानवा में ये नहीं बताया गया कि उसने एक्सपेरिमेंट किया क्या था। बट बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और वो जो बंदा था वो उम्र में टॉम ली लोगों से भी ज्यादा बड़ा था, इसलिए इस बात के काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि उस बंदे ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया हो बाद में उसको आगे जिनयूंग पार्क ने बढ़ाया हो। और देखो, इस बात का सेंस भी बनता है ना, जो प्योंगयॉन्गचो का दोस्त था वो भी एक साइंटिस्ट था, जिनयूंग पार्क भी एक साइंटिस्ट है, तो एक सेंस बन रहा है ना बात का। इसलिए हम ये थ्योरी बना सकते हैं, कह सकते हैं। और इस थ्योरी में मुझे दम भी लगता है, लेकिन आगे क्या होगा, सच क्या होगा, ऑफिशियली क्या होगा, ये बात तो लुकिसम का क्रिएटर ही डिसाइड करेगा। और अपनी एक वीडियो में मैंने कहा था कि लुकिसम यूनिवर्स में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। दरअसल उस बात से मेरा मतलब था कि अगर मैजिक एग्जिस्ट करता भी होगा तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा। जैसे कि डैनियल की 2 बॉडी किसी मैजिक से कम नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होने के काफी ज्यादा चांस है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो भी बातें कही हैं मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। और देखो, मेरे दिमाग में और भी कई सारी थ्योरीज है जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर चुका हूँ, और जल्दी ही वो थ्योरी वीडियोस भी मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती है, ऐसी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं मिल सकती है। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक और चीज, मैंने अपना एक तीसरा चैनल भी बनाया है जहाँ पे मैं लुकिसम की वीडियोस अपलोड करता हूँ। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसा नहीं है कि मुझे चैनल बनाने का चस्का लगा हुआ कि एक के बाद एक चैनल बनाता ही रहूं। दरअसल वो चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि UI स्काई में 2 स्ट्राइक पड़ चुकी हैं, और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं उन स्ट्राइक्स को हटवा भी दूं, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में तो उसमें स्ट्राइक पड़ी हुई है, इसलिए मैंने तीसरा चैनल बनाया है।